Hello and good morning to all of you. Welcome to Perfection IAS YouTube channel. Today we are going to see 22nd and 23rd of August current affairs which are relevant for your upcoming BPSC prelims examinations. इससे पहले हम 18 और 19 अगस्त 2021 और अब 22 से 23 अगस्त के करंट अफेयर्स हम देखने वाले हैं. इसमें कुछ स्कीम्स है, कुछ इंडियन न्यूज़ है, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ है और ये सारी न्यूज़ मैंने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से मैंने इन सबको पिक किया है और इसमें कुछ रीजनल न्यूज़पेपर से पिक करे हुए बिहार के भी न्यूज़ है. तो एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट टॉपिक है स्कीम से रिलेटेड. स्कीम का नाम है लखपति दीदी. अभी न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में एक बार देख लेते हैं. कटआउट लगा हुआ है न्यूज़पेपर का. टारगेट फॉर लखपति दीदी इंक्रीज फ्रॉम 2 करोड़ टू 3 करोड़. 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है लखपति दीदी का टारगेट. अब एक बार समझ लेंगे कि लखपति दीदी है क्या. तो इसे लॉन्च किया था हमारे प्रधानमंत्री ने 77th इंडिपेंडेंस डे, मतलब लास्ट ईयर लॉन्च किया था 2023 में. किसके लिए? वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए. अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, लखपति मतलब उनको इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट करने के लिए और उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए. अब अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना हो तो इसके दो तरीके हैं. या तो सीधा सीधा गवर्नमेंट उनको पैसे दे दे, नहीं तो कुछ स्किल्स उनको सिखा दे. तो गवर्नमेंट ने दूसरा रास्ता चूज किया है उनको स्किल्स सिखाने का. मतलब उनको वुमेन को अलग अलग स्किल्स सिखाई जाएगी. किसके थ्रू? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू. मतलब वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ा रहना कहीं ना कहीं जरूरी है. फिर उनको अलग अलग टाइप के स्किल्स सिखाए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ड्रोन सिखाए जाएंगे, उसी का नाम दे दिया गया ड्रोन दीदी. मतलब वुमेन को कैसे ड्रोन ऑपरेट होता है वो सिखाया जाएगा. अगर ड्रोन कोई खराब हो जाता है तो उसे ठीक कैसे करा जाता है ये भी सिखाया जाएगा. उन्हें प्लम्बिंग का काम सिखाया जाएगा और अलग अलग टाइप के उनको स्किल्स सिखाए जाएंगे ताकि वो हर साल 1 लाख रुपए तक जनरेट कर पाए. ये आपको ध्यान रखना है, 1 लाख रुपए तक जनरेट कर पाए, इसलिए इसका नाम लखपति दीदी रख दिया गया. तो पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह घोषणा की थी कि वो ऐसे ऐसे 2 करोड़ लखपति दीदी को बनाना चाहते हैं. मतलब वुमेन्स को जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करती है उनको ऐसे 2 करोड़ वुमेन को अपलिफ्ट करना चाहते हैं. अब यह टारगेट बढ़ा के उन्होंने 3 करोड़ कर दिया है, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है. ये इन्होंने लास्ट टाइम लॉन्च किया था 2023 में, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. 2024 और 2025 वाले बजट में, 2024-25 वाले बजट में निर्मला सीतारमण जी ने यह घोषणा की कि हम 2 करोड़ टारगेट को 3 करोड़ करने वाले हैं, क्योंकि 1 करोड़ हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं. मतलब 1 करोड़ लखपति दीदी ऑलरेडी अपलिफ्ट हो चुकी है. मतलब जो वुमेन थी रूरल एरिया की, अब वो एक साल में कम से कम 1 लाख रुपए तो कमाने लग गई हैं. ठीक है. अब इसके बारे में एक और चीज़ देख लेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में है. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में है. ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे. एक साल में 1 लाख रुपए तक अर्न करना है और उन सारी वुमेन को यह स्किल्स सिखाए जाएंगे जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए रहते हैं. ठीक है. अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा. आगे देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट स्लाइड है. नेक्स्ट स्लाइड बिहार से रिलेटेड है. बिहार न्यूज़ में फर्स्ट गांधीयन स्टेटमेंट ऑफ बिहार, स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार, ये बुक लॉन्च हुई थी. इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको कल भी बता चुका हूँ. अब इसके ऑथर कौन है इसका नाम आप याद रखेंगे. बिहार के मिनिस्टर हैं वो भी अशोक चौधरी और उन्हीं की बेटी संभवी चौधरी. मतलब अशोक चौधरी और संभवी चौधरी ने इस बुक को ऑथर किया है. और इस बुक को लॉन्च किसने किया? यहाँ के बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आरेलकर ने. ठीक है. तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे. अब देखिए नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के ऊपर बुक है तो नीतीश कुमार खुद तो लॉन्च कर नहीं देंगे, तो गवर्नर ने लॉन्च किया है. किसने? राजेंद्र विश्वनाथ आरेलकर. इनके बारे में आपको बताऊंगा. ये अभी हमारे गवर्नर है बिहार के. इस बुक में बात करी गई है कि कैसे नीतीश कुमार ने वुमेन को एम्पावर किया और एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए और उनकी कुछ तारीफों के पुल बांधे गए हैं कि उनके डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड उनके बारे में बताया गया है. आपको ये ध्यान रखना है कि इसे लॉन्च किसने किया? बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने. ठीक है. अब इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं क्योंकि ये इन्होंने लॉन्च किया है. तो ये हमारे 29th गवर्नर है. ये चीज आपको पता होना चाहिए. इससे पहले जो गवर्नर थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था फागू चौहान. ये पिछले साल फैब में ही आई थिंक 13 फैब को ये बिहार के गवर्नर बनाए गए और अगले 5 साल के लिए यही गवर्नर रहने वाले हैं. इससे पहले यह हिमाचल प्रदेश के भी गवर्नर थे और यह गोवा के रहने वाले. ये चीज आपको पता होना चाहिए. गोवा में ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी रह चुके हैं और वहां पे पंचायत मिनिस्ट्री और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में भी ये काम कर चुके हैं.
उस मिनिस्टर, वहाँ पे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये गोवा के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं और ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं और ये हमारे 29th गवर्नर है कहाँ के, बिहार के। आगे देखते हैं, इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे फागू चौहान। नेक्स्ट नेशनल न्यूज में क्या है, एमपॉक्स। एमपॉक्स के बारे में ऑलरेडी मैं अपनी 2 क्लास से बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहली बार कहाँ मिला था, ये डेनमार्क में मिला था। डेनमार्क में कौन सी ईयर में मिला था, 1958 में, ठीक है, ये चीज। और किस में मिला था, ये मिला था मंकी के अंदर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी भी हमारे पास एकदम क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि मंकी से ही निकला है, कि हो सकता है कि चूहों से भी निकला हो, ऐसा भी हो सकता है। नाम मंकी पॉक्स है, इसका मतलब ये नहीं कि मंकी से ही निकला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेकंड, फर्स्ट ह्यूमन केस कहाँ पे आया था, फर्स्ट ह्यूमन केस 1970 में आया था। कहाँ पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसकी लोकेशन आप देखेंगे वो आपको मिलेगी अफ्रीका के अंदर, ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। एक और चीज मैंने इसके बारे में बताई थी, इसके 2 वेरिएंट्स के बारे में, एक था क्लैड 2 वेरिएंट, एक था क्लैड 1 वेरिएंट। क्लैड 2 वेरिएंट कहाँ फैला था, क्लैड 2 वेरिएंट 2022-23 में फैला था और 2024 में फैला है क्लैड 1 वेरिएंट। क्लैड 2 और क्लैड 1 में फर्क क्या है, देख लेते हैं। क्लैड 2 वेरिएंट जो अभी फैला हुआ वेरिएंट है उसका क्या नाम है, क्लैड 1 वेरिएंट। अगर क्वेश्चन आ गया कि अभी कौन सा वेरिएंट फैल रहा है तो आप ध्यान रखेंगे क्लैड 1 वेरिएंट, ठीक है। क्लैड 1 वेरिएंट कैसे फैलता है, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी फैलता है प्लस ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी फैलता है। क्लैड 2 वेरिएंट सिर्फ फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, निपा वायरस, जीका वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जूनोटिक डिजीज है कि नहीं, ये जूनोटिक डिजीज है और ये कंटेजियस भी है। यहाँ पे पूरे बॉडी में ब्लिस्टर हो जाते हैं और ये अराउंड 2 वीक तक रहता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो केरला भी न्यूज में इसलिए है एमपॉक्स से रिलेटेड, क्योंकि केरला ने यह घोषणा की है, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने, कि जो भी दूसरी कंट्री से आएगा जहाँ पे एमपॉक्स फैला हुआ है उसकी हम लोग जांच करेंगे। अगर हम लोग को उनमें सिम्टम्स लगा तो उसको हम पहले ही आइसोलेशन में डाल देंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि एमपॉक्स का हमारे पास अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है, पर स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो कई हद तक 80% तक वो कारगर रहती है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पर इसकी खुद की अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। और एमपॉक्स एक सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, मतलब ये खुद ही अपने आप धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, खुद ही अपने आप खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक सपोर्ट की जरूरत पड़े ही, किसी हेल्थ सपोर्ट की जरूरत पड़े ही, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डेंगू को क्या कहते हैं, ब्रेकबोन फीवर कहते हैं, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है यही एमपॉक्स के बारे में ये था। आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ में है पोलियो वायरस। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि अभी हाल फिलहाल में कौन से स्टेट में पोलियो से रिलेटेड किसी मरीज को देखा गया है, मतलब पोलियो का केस हाल ही में किस स्टेट में आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मेघालय में, ठीक है। अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि एक बस केस आया तो उसके बारे में हम पूरा न्यूज़ पढ़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पोलियो के हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। कब खत्म कर चुके हैं, 2011 में, ठीक है। 2011 में हमने पोलियो को खत्म कर दिया था। फिर 3 साल WHO ने ऑब्जर्व किया कि क्या कोई केस तो नहीं आ रहे, तो कोई भी केस नहीं आए, तो WHO ने 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब 2011 में हमने खत्म कर दिया था, फिर 3 साल WHO ने ऑब्जर्व किया कि एक भी केस आ रहे हैं कि नहीं, एक भी केस नहीं आया, तो 2014 में हमें पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया, इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पर उसके बाद भी अभी केस मिला कहाँ पे, मेघालय में। अब वहाँ के मिनिस्टर का बयान है कि ये देखा जा सकता है, मतलब यह मान के वो लोग चल रहे हैं कि ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो है, ठीक है। वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो क्या होता है, इस टर्म को मैं आगे आपको समझाऊंगा, जैसे जैसे मैं पोलियो के बारे में थोड़ी और चीज़ें आपके बारे में बताऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे बताऊंगा मैं, तो ये सारी चीज़ें भी, ये सारे टर्म्स भी, कीवर्ड्स भी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि मेघालय में कहाँ मिला है, ये वेस्ट गारो हिल्स जो डिस्ट्रिक्ट है उसके तिकरिकिला एरिया में मिला है, ठीक है। तिकरिकिला इन वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में मिला है। मेघालय में टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इंडिया का जो लास्ट केस है वाइल्ड पोलियो का, वो कब मिला था, 2011। अब वाइल्ड पोलियो क्या होता है इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये कुछ कीवर्ड्स है, मेरे को समझाने पड़ेंगे, क्योंकि पोलियो के बारे में आप रेगुलरली न्यूज़ में नहीं पढ़ते होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी। ये चीज़ जान लीजिए कि जो पोलियो वायरस है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस रहता है और ये इंटेस्टाइन में जाके बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ये हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, पर अटैक करने से पहले ये इंटेस्टाइन में जाके बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखेंगे वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो क्या होता है, वाइल्ड पोलियो वायरस क्या होता है, ये चीज़ें हम उसके बारे में समझेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पोलियो वायरस है क्या और ये पोलियो है क्या। तो दोस्त, पोलियो जो है, पोलियो डिजीज का नाम है, ठीक है, पोलियो डिजीज का नाम है। और ये डिजीज जिस वायरस से होती है उस वायरस का नाम पोलियो वायरस है, ठीक है। तो अभी हम पोलियो वायरस की बात कर रहे थे, पोलियो वायरस के बारे में पढ़ रहे थे।
अब जैसे कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स थे, तो वैसे ही इस पोलियो वायरस के भी अलग अलग वेरिएंट्स होंगे, उन्हीं का नाम दे दिया गया वाइल्ड पोलियो वायरस 1, वाइल्ड पोलियो वायरस 2 और वाइल्ड पोलियो वायरस 3। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड पोलियो वायरस 1, वाइल्ड पोलियो वायरस 2, वाइल्ड पोलियो वायरस 3। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये 3 वेरिएंट थे, और भी वेरिएंट्स थे, पर पर्टिकुलरली यही वेरिएंट थे। ठीक है, वाइल्ड पोलियो वायरस 1, वाइल्ड पोलियो वायरस 2, वाइल्ड पोलियो वायरस 3। ठीक है, इसको हमने 1999 में पूरी दुनिया से खत्म कर दिया, अब इसके एक भी केस नहीं मिलते। ठीक है, फिर उसके बाद वाइल्ड पोलियो वायरस 3 भी खत्म हो गया। अभी वाइल्ड पोलियो वायरस भी 1 भी हर जगह से खत्म हो गया, बस 1-2 कंट्रीज हैं जहां पे खत्म नहीं हुआ है। उन कंट्रीज का नाम आप याद रखेंगे, वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, इसलिए हम इन लोगों से इतना डरते भी है कि यहां से अगर कोई आ गया और उसको पोलियो वायरस है, तो पोलियो वायरस तो कंटेजियस है। ठीक है, फीकल ओरल के थ्रू वो फैलता है, तो दूसरे हमारे जो और बच्चे हैं उनको भी फैल सकता है। ठीक है, तो इस चीज का इसलिए इन लोगों से थोड़ा सा डरा भी जाता है, क्योंकि इनके एरिया में पोलियो अभी भी प्रेवलेंट है। हमारे एरिया में पूरी तरीके से इंडिया में खत्म हो चुका है। अभी मिला है कहाँ पे, मेघालय में मिला है, वो भी वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो उसको माना जा रहा है। ठीक है, अब वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले एक और चीज, अब मैंने आपको 3 वेरिएंट्स के बारे में बताया, WPV1, WPV2, WPV3। ठीक है, अब उसके बाद कुछ वैक्सीन बनाई गई होगी। तो वैक्सीन थी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV, जिसे जोनास सॉल्क ने बनाई, और इसको पहली बार यूज करा गया था 1955 में। ठीक है, तो इनएक्टिवेटेड इसके कुछ वैक्सीन बने होंगे ना, तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, और फिर हुआ ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इसे बनाया गया 1961 में, इसको पहली बार यूज करा गया। इसे बनाने वाले कौन थे? एल्बर्ट सेबिन। ठीक है, अब देखो पोलियो जो है न्यूज में, तो क्वेश्चन आ सकता है इससे कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन किसने बनाई थी, तो आपको ध्यान रखना है जोनास सॉल्क ने, और ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाई थी? एल्बर्ट सेबिन ने। ठीक है, 1961 में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इनएक्टिवेटेड मतलब आप नाम से समझ गए होंगे, यहां पे जो वायरस है उसको डेड फॉर्म में बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जैसे कि हमने कोरोना के टाइम पे देखा था कि कोरोना की वैक्सीन बनाते टाइम कुछ ऐसी वैक्सीन बनाई गई जिसमें कोरोना का डेड फॉर्म को यूज करा गया था, और कुछ ऐसी वैक्सीन बनाई गई जिसमें कोरोना के वीक फॉर्म को यूज करा गया था, वीक फॉर्म को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता था। ठीक है, अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है वो किस टाइप के वैक्सीन से बने हैं, मतलब किस टाइप के वायरस से बने हैं, ये आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं अभी पोलियो के बारे में बता देता हूं। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस जो है ये पोलियो के डेड फॉर्म से बना था। ठीक है, डेड फॉर्म से मतलब यहां पे डेड पोलियो वायरस। ठीक है, ये डेड पोलियो वायरस से बना है, और ये ओरल पोलियो वैक्सीन है जो हम सबने खाई है बचपन में आपने फ्यू ड्रॉप्स तो पी होगी। तो ये जो वैक्सीन है ये वीक फॉर्म ऑफ पोलियो वायरस से बना है। ठीक है, मतलब पोलियो वायरस को थोड़ा सा वीक करके इसे बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और यही वाली वैक्सीन हम लोगों ने पी है। इसे इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, और इसे हम लोग ड्रॉपलेट्स के थ्रू लेते हैं, ये आप सबको पता ही होगा। ठीक है, अब आगे इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये 2 टाइप की जो वैक्सीन है, तो ये जो डेड फॉर्म है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है ये डेड फॉर्म से बनाया जाता है, मतलब कोई ऐसा केस हो ही नहीं सकता कि वो पहले से वायरस जब मरा हुआ है तो वो तो अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा ही नहीं, या वो अंदर की इम्यूनिटी को दबाने की कोशिश करेगा ही नहीं। हाँ, हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, हमारी बॉडी पहचान जाएगी कि हाँ कोई फॉरेन बॉडी आ रही है, वो इस टाइप की है, और इसके खिलाफ इम्यूनिटी जनरेट कर लेगी। पर जब ओरल पोलियो वैक्सीन हम लोग अपने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जिनकी इम्यूनिटी पहले से बहुत कम है उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि ये वीक फॉर्म है किसका? पोलियो वायरस का, और ये वीक फॉर्म हो सकता है बहुत रेयर चांसेस में ये इम्यूनिटी को सप्रेस कर दे, और उस पर्सन को जो वैक्सीन लेने गया था बचने के लिए पोलियो से, उसको सच में पोलियो और हो जाए उसको। ठीक है, इस टाइप का जो पोलियो होता है इसे कहते हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। ठीक है, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब वैक्सीन से ही पोलियो हो गया, मतलब पोलियो से बचने के लिए आप वैक्सीन लेने गए और वैक्सीन लिया तो आपको पोलियो हो गया। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। ये उसके साथ होता है जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर होती है। ठीक है, इसलिए जब आपको ध्यान होगा कि बचपन में जब पोलियो लगाने आते थे वॉलंटियर्स, तो पूछते थे कि क्या बच्चों को बुखार तो नहीं था कुछ दिन पहले, ऐसा करके मतलब वो चेक करने की कोशिश करते हैं कि अगर इम्यूनिटी वीक होगी तो हम उसको ये वैक्सीन नहीं देंगे, क्योंकि इस वैक्सीन में जो वीक फॉर्म होता है किस चीज का? पोलियो वायरस का। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ कुछ लोगों को हल्का सा फीवर भी होता था, वो भी इस वैक्सीन की वजह से ही होता था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन
डेड फॉर्म लेते हैं और इसमें क्या लेते हैं, इसमें उसका वीक फॉर्म लेते हैं। तो इस वीक फॉर्म के होने की वजह से ही हो सकता है कि वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो, मतलब वैक्सीन की वजह से ही पोलियो वायरस, मतलब पोलियो वायरस पूरी बॉडी में फैल गया हो और उस पर्सन को पोलियो हो गया, उस बच्चे को पोलियो हो गया होगा। यही था मेघालय का केस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन में कुछ डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, इसको बनाने वाले का नाम मैंने अभी आपको बताया था। ये सबसे पहली बार 1955 में इसको पहली बार यूज करा गया था। IPV कंटेन्स एन इनएक्टिवेटेड किल्ड वर्जन ऑफ द पोलियो वायरस, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एडमिनिस्ट्रेशन इज गिवन बाय इंजेक्शन, मैंने ये भी बताया कि ये इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। और सिंस IPV कंटेन्स अ किल्ड वायरस इट कैन नॉट कॉज पोलियो। ठीक है, तो ये पोलियो कोज नहीं कर सकता। बट ओरल वाले केस में आप देखिए ये पोलियो कोज कर सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहां पे हम लोग वीक फॉर्म ले रहे हैं किसका, पोलियो वायरस का, और इसे हम लोग ओरली लेते हैं। ठीक है, बट इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ओरल पोलियो वैक्सीन से तो जो पोलियो ऑलरेडी कंटेजियस है, मतलब जो ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है, ओरल पोलियो वैक्सीन उसको रोक सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कौन नहीं रोक सकता है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन उसे नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रख सकता, इसका हम रीजन अभी आगे पढ़ेंगे। उसका रीजन ये है कि OPV ओरल पोलियो वैक्सीन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी, जो इंटेस्टाइन की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पोलियो वायरस स्प्रेड्स वाया द फीकल ओरल रूट। ठीक है, अब फीकल ओरल रूट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड स्ट्रॉन्ग इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी हेल्प्स टू प्रिवेंट पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस। ठीक है, पर्सन टू पर्सन फैलने नहीं देता, क्योंकि जो भी पोलियो वायरस है वो कहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा, वो हमारे इंटेस्टाइन में ही मल्टीप्लाई होगा। और ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन जो है ये इंटेस्टाइन की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। तो इसलिए ओरल पोलियो वायरस किससे सेफ रख सकता है, ये आपको, ये कंटेजियस मतलब पोलियो वायरस को फैलने से रोक सकता है, पर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन ऐसा नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान रखना है, की डिफरेंस। ठीक है, अगर ऑप्शंस इस टाइप का आ गया कि कारगर कौन सा रहेगा, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन रहेगा कि ओरल पोलियो वैक्सीन रहेगा, तो आप ध्यान रखेंगे ओरल पोलियो वैक्सीन रहेगा। ठीक है, की डिफरेंस समझ में आ गया, पोलियो वैक्सीन के बारे में सबको समझ में आ गया, वैक्सीन के बारे में समझ में आ गया, और पोलियो वायरस क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, पोलियो वायरस में ये भी होता है कि ये सबको इंपैक्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर पोलियो वायरस घुस गया एक बार तो वो पूरी तरीके से डैमेज है, उसकी लाइफ पूरी तरीके से खराब है, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता उनके अंदर पोलियो वायरस होता है और वो खत्म भी हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं, 5 से 10% कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होने लग जाता है। और उसके भी कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे पूरी बॉडी ही पैरालिसिस का शिकार हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, ये केस कहाँ मिला था, ये केस मेघालय में मिला था। तो एक बार थोड़ा मेघालय के बारे में हम लोग देख लेंगे। मेघालय की लोकेशन तो आपको पता ही होगी। मेघालय की लोकेशन ये रही, ये बांग्लादेश से बॉर्डर लगा रही है और कौन कौन से स्टेट से लगाती है ये आप देखेंगे। ठीक है, मेघालय टोटल इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट है। इसकी जो 3 ट्राइब्स हैं जो फेमस है काफ़ी, उससे क्वेश्चन आ सकता है, वो है गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, गारो ट्राइब्स, खासी ट्राइब्स और जैंतिया ट्राइब। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो मेघालय के जो कुछ एरियाज है, पर्टिकुलर एरियाज, वो शेड्यूल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है कि शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये आपको मुझे बताना है। और शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में क्या डिफरेंस है ये भी आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो गारो, खासी, जैंतिया यहाँ के ट्राइब्स है। यहाँ के 2 नेशनल पार्क है, उसका नाम आप मुझे बताएंगे। एक का नाम तो नोकरेक नेशनल पार्क है, नोकरेक नेशनल पार्क, और दूसरे का नाम है बालपक्रम नेशनल पार्क। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, नोकरेक और बालपक्रम नेशनल पार्क। और यहाँ के स्टेट एनिमल का क्या नाम है, स्टेट एनिमल कौन सा है, क्लाउडेड लिपर्ड। ठीक है, आपको ध्यान रहना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि क्लाउडेड लिपर्ड कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल है, तो आप ध्यान रखेंगे मेघालय का स्टेट एनिमल है। ठीक है, मेघालय के बारे में पता चल गया। और मेघालय को आसाम से कार्व आउट किया था हमने, कब किया था ये आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे देखते हैं, ओरल फीकल माउथ के बारे में आपको बता रहा था। वही है ओरल फीकल माउथ कि मतलब यहाँ पे कोई बच्चा पूप कर रहा है, ठीक है, अब यहीं से समझ लीजिए वहीं से नदी वदी जाती है, तो वो वाटर जाके नदी में जाके मिल जाता है। उस नदी में समझ लीजिए फिश है, और फिश को हमने खा लिया, तो एक तरीके से ये माउथ में आ गया, ये वायरस इसके माउथ में चला गया, इसकी बॉडी के अंदर जा चुका है। ठीक है, तो ये होता है ओरल फीकल माउथ। ये आपको समझ में आ गया। मतलब बाहर में पूप करने से क्या होता है कि पूरी बॉडी, मतलब एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है। ठीक है, यहीं पे हो सकता है कि मक्खियाँ घूम रही, वही मक्खियाँ जाके आपके खाने पे बैठेगी और वही उसी खाने को आप खा लेंगे, तो ये वैक्सीन आप, यही वायरस आपके बॉडी के अंदर फैल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। हाँ, इसमें 2 प्रोग्राम्स है। एक तो प्रोग्राम है ये WHO ने
स्टार्ट किया था। ये कब स्टार्ट किया था? 1988 में, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और पल्स पोलियो में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये इंडिया ने स्टार्ट किया था। कब किया था? 1995 में। इसके तहत क्या करना था? इसके तहत ये करना था कि हमें जो 5 साल के कम के बच्चे हैं सबको 100% पोलियो वैक्सीन लगानी ही लगानी थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक और चीज ध्यान रख लीजिए, मतलब ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 क्या है, इससे रिलेटेड है क्या है, ये आपको एग्जैक्टली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे देखते हैं। आगे है आरबीआई एमपीसी। इसके बारे में मैं ऑलरेडी थोड़ी बहुत बातें कर चुका हूं। ठीक है, ये भी न्यूज में है। ठीक है, और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। ये बात ऑलरेडी इन्फ्लेशन के बारे में मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं। अभी इन्फ्लेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी और चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आरबीआई के बारे में पता है, एमपीसी के बारे में देख लेते हैं। एमपीसी के बारे में ऑलरेडी 1-2 बार मैं आपसे बातें कर चुका हूं। ठीक है, एमपीसी के कितने मेंबर्स होते हैं? इसके टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 6 मेंबर्स होते हैं। उसमें जो 3 मेंबर्स हैं वो किसकी तरफ से होते हैं? वो होते हैं आरबीआई की तरफ से। और जो 3 मेंबर्स होते हैं वो किसकी तरफ से होते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, आरबीआई की तरफ से कौन कौन होता है? एक तो होता है गवर्नर, एक होंगे गवर्नर। भाई गवर्नर तो हेड है और ये इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी है तो इसके तो हेड रहेंगे ना, मतलब गवर्नर तो रहेंगे ना मेंबर्स में। तो एक रहेंगे गवर्नर, सेकंड कौन रहेगा? एक डिप्टी गवर्नर रहेगा, और थर्ड कौन रहेगा? जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है वो जिस भी पर्सन को नॉमिनेट करेगा वो पर्सन रहेगा। ठीक है, एक नॉमिनेटेड पर्सन रहेगा किसकी तरफ से? सेंट्रल बोर्ड की तरफ से। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो 3 हो गए आरबीआई की तरफ से, 3 हो गए गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जो भी डिसीजन लेते हैं वो मेजोरिटी डिसीजन रहता है, मतलब 4-2 के डिसीजन से, मतलब मेजोरिटी जिसके पक्ष में रहेगी वही डिसीजन माना जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एमपीसी का मेन काम क्या है? एमपीसी का मेन काम है इन्फ्लेशन टारगेटिंग से रिलेटेड। क्या? इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमें कितना टारगेट करना है? 4 + -2। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मतलब 4% से 6% जा सकता है, या 4% से 2% के बीच में हमें रखना है। मतलब 2 से 6% के बीच में हमारा इन्फ्लेशन रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर उससे ज्यादा रहा तो आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका हूँ। ये जो भी फैसला लेते हैं किस बेसिस पे रहते हैं? मेजोरिटी पे बेसिस पे रहते हैं। समझ लीजिए कि 3-3 का लाइक क्लैश हो गया। ठीक है, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली, 3/3 का रह गया। ठीक है, तो उस केस में जो गवर्नर होंगे उनके पास कास्टिंग वोट भी रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो कमेटी है एमपीसी कमेटी का चेयरमैन कौन रहता है? फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहते, ये रहते हैं आरबीआई गवर्नर। ऑप्शन में आएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आरबीआई गवर्नर रहेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। आगे देखते हैं। एमपीसी के बारे में पता चल गया कि इन्फ्लेशन टारगेट करना होता है। टारगेट कितना करना है? 4 + -2। और एमपीसी कब बनी थी? ये बनी थी 2016 में। इन्फ्लेशन टारगेट हम कब से करने लग गए? 2016 से। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे था? ये था उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, उर्जित पटेल कमेटी कब बनी थी? ये बनी थी 2013 में। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताएंगे क्या उर्जित पटेल कभी गवर्नर बने थे कि नहीं बने थे? ठीक है, और अभी करेंटली जो आरबीआई का गवर्नर है वो कौन से ईयर में गवर्नर बने थे, और ये उनके कौन सा साल चल रहा है, मतलब अभी कितने साल उनके ऑलरेडी ऑफिस में हो चुके हैं, ये चीज आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। 2016 में बना था, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। अभी बना था, ये कहां पे लिखा गया कि एमपीसी होगी और उसका काम इन्फ्लेशन टारगेट करना है। ये लिखा गया आरबीआई एक्ट 1934 में। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा गया, ओरिजिनली ये नहीं था, अमेंडमेंट करा गया। अमेंडमेंट कब करा गया? ये भी अमेंडमेंट करा गया 2016 में, फाइनेंस एक्ट लाने के बाद। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? फाइनेंस एक्ट लाए, आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट लेकर आए, उस अमेंडमेंट के बेसिस पे हमने एमपीसी बनाया। एमपीसी का मेन काम दिया आपको इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। एमपीसी के मेंबर्स कौन कौन से होंगे? 6 मेंबर होंगे, 3 होंगे आरबीआई की तरफ से, 3 होंगे हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, आरबीआई की तरफ से कौन कौन होगा? आरबीआई की तरफ से आरबीआई का गवर्नर होगा, एक होगा डिप्टी गवर्नर, और एक होगा सेंट्रल बोर्ड का नॉमिनेटेड मेंबर। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये जो भी डिसीजन लेंगे वो मेजॉरिटी बेस्ड डिसीजन होना चाहिए। प्लस इसका जो क्वारम है वो 4% का है, मतलब 4% तो प्रेजेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2% मीटिंग में प्रेजेंट है और उन्होंने डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, रेपो रेट कौन डिसाइड करता है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे देख लेते हैं। एक तो हमने एमपीसी वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया कि एमपीसी क्या था, ये हम लोग समझ गए। ठीक है, एक बार डिफ्लेशन समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में डिफरेंस नहीं समझ पाते, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। इन्फ्लेशन पता है, इन्फ्लेशन में आपको रिपीट नहीं करूंगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ये तो सबको पता ही है। इन्फ्लेशन के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से उसकी डेफिनेशन बता चुका हूँ। ठीक है, अब डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन होता है नेगेटिव इन्फ्लेशन जब हो जाए। ठीक है, नेगेटिव इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन जो है वो नेगेटिव में चलने लग जाए, वो होता है डिफ्लेशन। और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन होता है जब
जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस रेट को ही कम कर दिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जो इन्फ्लेशन का रेट है वो है 7%, मतलब 7% इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है। जब इसको कम कर दिया जाए 3%, 2%, 4% कर दिया जाए तो उसे कहेंगे डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन सही है हमारे लिए, पर डिफ्लेशन सही नहीं है। इवन डिफ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा खतरनाक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, जो भी प्राइजेज होते हैं प्रोडक्ट के वो सारे प्राइजेज नीचे एकदम से गिरने लग जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में प्राइजेज जो होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया इतना? डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में फर्क पता चल गया। डिफ्लेशन क्या होता है, नेगेटिव इन्फ्लेशन, और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन याद रखो, डिसइन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन है पर डिसइन्फ्लेशन, इसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन की रेट को थोड़ा कम कर दिया जाएगा, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन है तो कोई बात नहीं, डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखें, और कुछ तो बचा नहीं है इसमें, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी यूपीएससी में, फिलिप कर्व के ऊपर, ठीक है। फिलिप कर्व क्या है, फिलिप कर्व रिलेशन बताता है किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में और इन्फ्लेशन के बीच में, ठीक है। कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होता रहेगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट वाली लाइन है, ये इन्फ्लेशन वाली लाइन है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, मतलब कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो उसका भाई फायदा भी है, सिर्फ नुकसान ही नहीं है, ठीक है। महंगाई बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ये किसने दिया था, ये फिलिप कर्व ने दिया था, एक सर्टेन टाइम तक ही, ऐसा नहीं कि हमेशा ही बढ़ता रहेगा, कितनी इन्फ्लेशन होती जाए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वेनेजुला होता, इस टाइप की जो कंट्रीज है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार ही होती है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार होता है, बट ऐसा नहीं है। एक सर्टेन टाइम तक इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ये किसने कहा है, ये फिलिप कर्व ने कहा है, ठीक है। बट ये हमेशा सही नहीं होता, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन एक विचित्र घटना है, कैसे है, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एक मिनट मैं लिख देता हूँ अच्छे से, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो घटेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। अब आप एक ऐसी सिचुएशन सोचो कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट घटने के बजाय वो भी बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो अब ये जो सिचुएशन है ये तो एकदम विचित्र घटना हो गई कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, स्टैगफ्लेशन कहेंगे, ठीक है। स्टैगफ्लेशन पे भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी और बीपीएससी में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। डिसइन्फ्लेशन बता दिया और डिफ्लेशन भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इस पर भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो जैसी थी वैसी ये स्टैग्नेंट पड़ी हुई है, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट घटती है, ये बताता है हमारा फिलिप कर्व। तो जब इस फिलिप कर्व का उल्टा हो जाए, मतलब जैसा फिलिप कर्व ने बताया है वैसा ना हो, मतलब इन्फ्लेशन बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन में आ सकता है दोबारा, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इजी सा टॉपिक था ये। आगे देख लेते हैं, री इन्फ्लेशन अभी तक नहीं आया, तो री इन्फ्लेशन आप ध्यान रखेंगे। री इन्फ्लेशन क्या होता है, अब री इन्फ्लेशन है कि जब डिफ्लेशन चल रहा हो या डिसइन्फ्लेशन चल रहा हो, ठीक है। जब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई ना हो, ठीक है। तो अगर आरबीआई और हमारी गवर्नमेंट चाहे तो कुछ ऐसे स्कीम्स चलाएगी या कुछ ऐसे डिसीजन लेगी जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को बढ़ाने की कोशिश करें, फिर से इन्फ्लेशन लाने की कोशिश करें, ठीक है। तो री इन्फ्लेशन आपको समझ में आ गया। री इन्फ्लेशन मतलब फिर से इन्फ्लेशन, इस तरीके से याद रखो, री इन्फ्लेशन मतलब फिर से इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। री इन्फ्लेशन आप इसको नाम से याद रखेंगे, री इन्फ्लेशन मतलब फिर से इन्फ्लेशन को बढ़ाने की कोशिश करी जाती है, इन्फ्लेशन को बढ़ाना है, ठीक है। मतलब इन्फ्लेशन होना जरूरी है, इसलिए हमने टारगेट भी रख रखा है 4 ± 2% का, ठीक है। तो इन्फ्लेशन होना जरूरी है, तो फिर से री इन्फ्लेशन लाने के लिए कुछ पॉलिसीज अपनाई जाती है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज अपनाती है उसे कहते हैं हम लोग फिस्कल पॉलिसीज, मतलब जैसे वो टैक्स कम कर देगी, ठीक है, कुछ नई नई स्कीम्स लेके आएगी। और आरबीआई जो पॉलिसीज अपनाती है उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे वो रेपो रेट घटा देगी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें करेगी, ठीक है, अलग अलग स्कीम चलाएगी आरबीआई भी। तो इन सब पॉलिसीज की वजह से हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस इन्फ्लेशन को बढ़ाने को क्या कहेंगे, री इन्फ्लेशन, याद रहेगा, मतलब फिर से इन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन को कम करना, और डिफ्लेशन मतलब जब नेगेटिव इन्फ्लेशन चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट याद रहेगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज में क्या है, पीएम मोदी पोलैंड विजिट। अभी इसके बारे में और अपडेट मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और उसमें हम लोग यूक्रेन का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि अभी तक मोदी जी जो है वो यूक्रेन पहुंच चुके हैं। तो उसके बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से यूक्रेन के बारे में अच्छी तरीके से बता दूंगा, और पोलैंड के बारे में भी बता दूंगा। अभी मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ी बहुत चीज़ इसके बारे में बताई है कि ये 45 ईयर्स में पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो कि
पोलैंड पे गए हैं। इससे पहले कौन गए थे? इससे पहले गए थे मोरारजी देसाई। पोलैंड के साथ हमारे रिश्ते बुरे नहीं है, पोलैंड के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। 1940 में वहाँ से कुछ 600 के आसपास वुमेन और बच्चे इंडिया में जामनगर में आए थे। तो राजा का क्या नाम था जिन्होंने रिसीव किया था, अच्छा ट्रीटमेंट दिया था, उनका नाम आप मुझे बताएंगे। 6 लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये यूरोपियन यूनियन की, और बायलैटरल ट्रेड है इसका इंडिया और पोलैंड का अराउंड $6 बिलियन के आसपास। ठीक है, ये चीज़ आपको पोलैंड के बारे में पता होना चाहिए। पोलैंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी, वहाँ की 2 रिवर्स के बारे में। ठीक है, कल की क्लास में उसका नाम मैं आपको फिर से रिवीजन कराया था। वहाँ की 2 रिवर है, विस्तुला रिवर और ओडर रिवर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिवर है किसकी? इंपॉर्टेंट रिवर है पोलैंड की। क्वेश्चन आ सकता है कि ओडर रिवर कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, तो आप ध्यान रखेंगे ये बिलोंग करती है पोलैंड से। ठीक है, और यही बॉर्डर बनाती है किसके बीच में? जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में यही नेचुरल बॉर्डर बनाती है। और विस्तुला रिवर सबसे लार्जेस्ट रिवर है पोलैंड की, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और दोनों ही जाके बाल्टिक सी में जाके मिलती है, उसका माउथ जो है वो बाल्टिक सी में जाके खुलता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने आपको कल मैप से समझा दिया था। यहाँ पे ये देखिए विस्तुला रिवर, ये जाके बाल्टिक सी में जा रही है, और यहाँ पे आप ऑर्डर भी ढूंढेंगे, ऑर्डर रिवर, ये भी जाके बाल्टिक सी में इसका माउथ खुलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास। अब ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनको फिर से A+ ग्रेड मिला है, पिछली बार भी A+ ग्रेड मिला था। कौन सी रिपोर्ट में? रिपोर्ट का नाम आप याद रखेंगे। आरबीआई गवर्नर से ऐसा कुछ भी आएगा कि रिपोर्ट में कौन सी रिपोर्ट में टॉप करें, तो आप इस रिपोर्ट का नाम याद रखिए, क्योंकि अभी तक ऐसी और कोई रिपोर्ट नहीं आई जिसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया गया है। ठीक है, और ना वो अगर होगी भी तो न्यूज़ में नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे कि एक ही रिपोर्ट है, सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, 2024, और ये स्केल करती है, मतलब ग्रेडिंग देती है कहाँ से कहाँ तक, A+ से लेके F तक की ये ग्रेडिंग देती है। आरबीआई गवर्नर को कितना मिला है? आरबीआई गवर्नर को A+ मिला है, पिछली बार भी A+ मिला था, और इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनको बधाई भी दी। इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? रिलीज करता है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। याद रखिएगा, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन किसको रिपोर्ट रिलीज करता है? सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024। इसमें हमारे जो गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, इनको A+ ग्रेड मिला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ये किस चीज़ को किस किस एरिया के बेसिस पे, मतलब किस किस नीच के बेसिस पे, मतलब किस किस कैटेगरी के बेसिस पे ये डिराइव करती है कि टॉप पे कौन रहेगा, कौन टॉप पे नहीं रहेगा। वो हो गया इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ कर पा रहे हैं कि नहीं, गोल्स, करेंसी स्टेबिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को, इन सब क्राइटेरिया को देखा जाता है ये डिसीजन लेने से पहले कि कौन टॉप करेगा, कौन टॉप नहीं करेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आरबीआई का मेन काम क्या है, तो आरबीआई का मेन काम है इन्फ्लेशन को टारगेट करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे तभी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि आरबीआई के कुछ 3-4 काम होंगे उसमें, जो सारे ही काम आपको इंपॉर्टेंट टाइप के लगेंगे, पर उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट काम होगा वो होगा, एक तो इन्फ्लेशन को टारगेट करना पहला, और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, यही उसका मेन काम है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, शक्तिकांता दास जी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमारे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। कब से कब तक? 2015 से लेके 2017 तक। अब इससे 2018 में इन्होंने पदभार संभाला, किसके? गवर्नर बन गए, ये आरबीआई का गवर्नर बन गए। कब तक? 2021 तक। ठीक है, 2021 में इनको 3 साल का एक्सटेंशन और मिल चुका है, ये 2024 तक के हमारे आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, इनको अवार्ड भी मिल चुका है, मैं आपको बता चुका। ठीक है, A+ ग्रेड इनको दोनों बार मिले। प्लस इनके बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि ये सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है इंडिया के, आरबीआई के। ठीक है, पहले गवर्नर का नाम क्या था आरबीआई के, ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एमपी न्यूज़ में क्यों है? एमपी गोज डिजिटल, बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू नोटिफाई रूल्स फॉर सर्विंग समन्स एंड वारंट्स ऑनलाइन। ठीक है, अब एमपी में क्या कर दिया है? क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे अभी ऐसा रूल कर दिया है कि वो अब आपको डिजिटली समन भेज सकते हैं, मतलब आपको ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी समन भेज सकते हैं। पहले क्या होता था कि फिजिकली जाके इन पर्सन नोटिस देना होता था, बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब सीधा हम लोग ऑनलाइन उनके ईमेल पे भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। क्वेश्चन आएगा, ऐसा हो सकता है कि आप मन में सोच सकते हैं कि अगर जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है, जो व्हाट्सएप नहीं चलाता, उस केस में क्या, या जो जिसने अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड ही नहीं कर रखी, उस केस में क्या? तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली किसी भी व्हाट्सएप पे उनको मैसेज नहीं कर सकती, वो उनको इन पर्सन, मतलब पुराने मेथड से ही जाके उन्हें वारंट देना पड़ेगा। तो जो व्हाट्सएप यूज़ करता है और ये गवर्नमेंट को पता है, तो वो सीधा व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे एमपी से रिलेटेड कल मैंने एक और चीज़ बताया था कि एमपी पहला स्टेट है जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में जिसने यह फैसला लिया है कि वो जो कैटल्स हैं जो कि घूमते रहते हैं रोड पे, उनको मैनेज करने के लिए कमेटी बिठाई है उसने। ठीक है, तो एमपी ने कमेटी बिठाई, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अभी हाल ही फिलहाल में
कमेटी बिठाई है जो कैटल हैं जो रोड पे इधर उधर घूमते हैं, स्ट्रे कैटल्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए, तो वो किसने बिठाई है? एमपी ने। और एमपी पहला स्टेट है जो अब डिजिटल वारंट और डिजिटल समन्स अब भेज सकता है, ठीक है, ईमेल से, व्हाट्सएप के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज में क्या है। अमूल इमर्जेस एज वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड, टॉपिंग ग्लोबल रैंकिंग इन ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना, अमूल जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड ग्लोबली का किताब इसको मिला है। ये रिपोर्ट का नाम क्या था? रिपोर्ट का नाम था ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट, ठीक है। रिलीज कौन करता है? ब्रांड फाइनेंस रिलीज करता है। ये चीज तो मतलब इसके नाम से याद रहेगा, ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट करता है। इसका स्कोर कितना है? इसका स्कोर आया 91/100, ठीक है, मतलब 91 इसने स्कोर किया टोटल 100 पॉइंट में से। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट ऑल्सो नोट्स अ 4% डिक्लाइन इन द ओवरऑल ब्रांड वैल्यू, ठीक है। जो टोटल ब्रांड वैल्यू थी इन फूड से रिलेटेड, उन सब जो ब्रांड वैल्यू थी उसमें 4% की गिरावट आई है, पर जो अमूल है उसने अपना पहला स्थान जो है उसे वो पाने में कामयाब रहा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड ग्लोबली अमूल को यह किताब मिला है। रिपोर्ट का नाम था ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट, और रिलीज कौन करता है? इसे ब्रांड फाइनेंस रिलीज करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अमूल को सेटअप किसने किया था? उनका नाम आप मुझे बताएंगे, उनके सीईओ का नाम जो काफी ज्यादा फेमस भी थे, अब उनका नाम आप मुझे नीचे बताएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं बहुत सारे पीसीएस एग्जामिनेशंस में कि भी हाल ही फिलहाल में किसकी 165th एनिवर्सरी बनाई गई थी, या किसकी 165th लाइक एस्टेब्लिशमेंट डेट बनाया गया था कि उसकी एनिवर्सरी बनाई गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे इनकम टैक्स के, ठीक है। 165th एनिवर्सरी किसकी बनाई गई है? ये बनाई गई है इनकम टैक्स के, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स, ये मुझे आप नीचे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी, ये क्वेश्चन में आ सकता है। इसे किसने अनवील किया है? इसे अनवील किया जगदीप धनखड़ ने, लॉन्च किया जगदीप धनखड़ ने, और लिखा किसने है? आचार्य रघुवीरा ने, ठीक है। नाम याद रहेगा, संस्कृत है, ठीक है, तो कुछ आचार्य मतलब कुछ ज्ञानी टाइप का ही होगा, तो आचार्य रघुवीरा उन्होंने लिखा है। इंग्लिश और संस्कृत की डिक्शनरी है, मतलब इंग्लिश टू संस्कृत, संस्कृत टू इंग्लिश है ये, ठीक है। लोकेशन भारतीय विद्या भवन में इसको अनवील, इसको लॉन्च किया है। किसने किया? जगदीप धनखड़ ने किया। और ऑथर कौन है? आचार्य रघुवीरा। आचार्य मतलब बहुत ज्ञानी पर्सन होंगे, तभी आचार्य रघुवीरा इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज में क्या है। पहला टॉपिक है मैक्सिको। मैक्सिको में क्या चल रहा है? वहाँ के जजेस और बहुत सारे वकील ये सब अब रोड पे उतर चुके हैं, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसी बिल्स लेके आई थी उसके ऊपर, ठीक है। तो अभी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में बहुत सारी कंट्रीज में क्लैश चल रहा है। आगे भी इस टाइप की न्यूज़ है, तो आपको ध्यान रखना है। अभी ये ध्यान रखना है कि मैक्सिको में ऐसा हुआ है कि वहाँ पे 1000 से ज़्यादा जजेस जो है वो अब रोड पर उतर चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ में है इंडिया और श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में फिर से फेरी सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। फेरी सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं 40 साल बाद, ठीक है। तो इस फेरी का नाम, जो पहली फेरी जो गई थी उसका नाम रखा गया शिवगंगई, ठीक है। अब नाम से याद आएगा शिवगंगई, ऑब्वियसली भगवान का ही नाम रखेंगे। जब कुछ अच्छा काम करने लगते हैं तो भगवान का ही नाम रखते हैं, तो शिवगंगई मतलब शिव और गंगा, शिवगंगई। ये कहाँ से स्टार्ट हुई? नागपट्टिनम से, जो कि तमिलनाडु में, वहां से स्टार्ट हुई। और ये काकेसंथुरई जो कि जाफना में है, जाफना जो कि डिस्ट्रिक्ट है किसका, एरिया किसका है, ये श्रीलंका का, वहां तक स्टार्ट हुई है, नागपट्टिनम से काकेसंथुरई तक, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कहां से कहां तक स्टार्ट हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे नागपट्टिनम जो कि तमिलनाडु में है, वहां से लेके काकेसंथुरई तक जो कि जाफना में है, ठीक है। जाफना की लोकेशन में भी आपको दिखा दूंगा, श्रीलंका के अंडर में, और मैं आपको दिखा दूंगा जाफना की कुछ सिग्निफिकेंस भी है, वो भी मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। ये आपको ध्यान रखना है अभी कि शिवगंगई पहली फेरी का नाम है जो कि 40 साल बाद स्टार्ट हुई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन आ सकता है कि अभी रिसेंटली कौन सी कंट्रीज के बीच में फेरी सर्विसेज स्टार्ट हुई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इंडिया बांग्लादेश नहीं है भाई, इंडिया और श्रीलंका, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इंडिया मालदीव से भी नहीं है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जाफना की लोकेशन में आपको दिखा देता हूँ। ये जो पूरा एरिया, ये जाफना वाला एरिया है, यहाँ पे काकेसंथुरई और नागपट्टिनम, ये तमिलनाडु वाला, तमिलनाडु के नागपट्टिनम से लेके काकेसंथुरई तक ये फेरी चलने वाली है, ठीक है। जाफना की सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे बहुत सारे श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं, और श्रीलंकन तमिल्स का केस तो आप जानते ही हैं, श्रीलंका में से रिलेटेड अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो आप इस सारा समझ जानते होंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है जो जाफना एरिया है ये नॉर्दर्न पार्ट है किसका,
नॉर्दर्न पार्ट में लाई करता है किसके, श्रीलंका के, ठीक है। जाफना एरिया नॉर्दर्न पार्ट में लाई करता है किसके, श्रीलंका के, और यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं। और ककेसंथुरई से लेके नागपट्टनम तक फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है, और पहली फेरी का नाम हमने क्या रखा है, शिव गंगई रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है न्यूज में। बांग्लादेश से रिलेटेड रोज ही न्यूज में रहता है कुछ ना कुछ मैं आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश रिवोक्स शेख हसीना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, मतलब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हटा दिया है किसका, रिवोक कर दिया किसने, बांग्लादेश ने, वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट ने, ताकि इंडिया पे प्रेशर बनाया जा सके, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मैंने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी बताई थी, कब साइन हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, ये साइन हुई थी 2013 में। इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कब साइन हुई थी, ये ट्रीटी साइन हुई थी 1997 में। वो बात अलग है कि इंडिया यूएसए जो है कभी भी एक्स्ट्राडाइट नहीं करता। अभी वहां से एक इंपॉर्टेंट पर्सन को जो 26/11 हमले में उसका मास्टरमाइंड भी था, उसे एक्स्ट्राडाइट करने वाला यूएसए, उसका नाम आप मुझे बताएंगे, इसके बारे में कल मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कब साइन हुई थी, 2013 में, और इंडिया यूएसए के बीच में 1997 में, ठीक है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंडिया में 3 टाइप के पासपोर्ट है, एक तो है नेवी ब्लू पासपोर्ट जो कि नॉर्मल पर्सन्स के लिए, हम और आपके लिए, ठीक है, नेवी ब्लू पासपोर्ट, ठीक है। दूसरा होता है एक ऑफिशियल पासपोर्ट जो ऑफिशियल्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, जैसे एमपी ये सब हो गए, उन सब के लिए होता है, ठीक है। थर्ड होता है एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो कि डिप्लोमेट्स के पास जनरली होता है, वो मरून कलर का होता है। ऑफिशियल पासपोर्ट जो है वो व्हाइट कलर का होता है, और जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो है नेवी ब्लू कलर का, ठीक है, याद रहेगा। एक बार लिख देता हूँ, एक होता है नेवी ब्लू कलर का, एक होता है नेवी ब्लू कलर का, नेवी ब्लू नॉर्मल पर्सन्स के लिए, एक होता है वाइट पासपोर्ट, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, ठीक है। एक है ये मरून पासपोर्ट, ठीक है, मरून पासपोर्ट जो कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक येलो पासपोर्ट भी होता है, उसका सिग्निफिकेंस आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक और चीज़ जान लीजिए कि पासपोर्ट के बारे में, कि इस बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि निकलता है, उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए। उसमें इंडिया की रैंक थी 82nd, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पासपोर्ट में इंडिया कितनी रैंक थी, तो आपको पता होना चाहिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 82nd रैंक थी किसकी, इंडिया की, 80+2, ठीक है। आप इस तरीके से याद रखो, 80+2, 82 रैंक थी। इससे पहले कितनी थी, 2023 में रैंक थी इसकी 85 इंडिया की थी 85 रैंक, और 2024 में रैंक है इसकी 82, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने 3 प्लेसेस का जंप मारा है, 82। अभी भी हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। टॉप कौन करा था, उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन निकालता है, ये भी आप मुझे बताएंगे। इंडिया यमन के बारे में, इसके बारे में एक बार मैंने इसके बारे में जिक्र करा था। वो क्या था कि डॉक्टर सुहेल एजाज खान, ये वहाँ के एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। नाम देख लीजिए, सीधा नाम से क्वेश्चन आ जाएगा कि डॉक्टर सुहेल एजाज खान कहाँ के एम्बेसडर बनाए गए हैं, या यमन के एम्बेसडर का नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर सुहेल एजाज खान। इससे आने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि 10 साल बाद कोई इंडिया का एम्बेसडर यमन में होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यमन में बहुत ज़्यादा वॉर वाली सिचुएशन हमेशा बनी रहती है, वहाँ पे सिविल वॉर टाइप का चल रहा है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे इंडिया का कोई भी एम्बेसडर नहीं है, पहली बार वहाँ पे होने वाला है। हम थोड़े अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये चीज़ आप सबको पता होनी चाहिए। जो डॉक्टर सुहेल एजाज खान है, इसके बारे में और जान लीजिए कि नॉन रेजिडेंट एम्बेसडर होने वाले, मतलब ये येमेन में रहेंगे नहीं, ये सऊदी अरेबिया से ही वर्क करेंगे। ये एक्चुअली जो एम्बेसडर है ये सऊदी अरेबिया का एम्बेसडर है, पर इन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया है यमन का, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर है, पर इन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया किसका, यमन का, और अब ये यमन के भी एम्बेसडर बन के रहेंगे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नाम है डॉक्टर सुहेल एजाज खान, और 10 साल बाद कोई इंडिया का एम्बेसडर यमन में होने वाला है। यमन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है, वो है सोकोत्रो आइलैंड, वो आपको ध्यान रहना चाहिए। सोकोत्रो आइलैंड यमन से बिलोंग करता है, और वो कौन से सी में लाई करता है, ये चीज़ आप मुझे बताएंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। आगे देखें, ये वहाँ के प्रेसिडेंट से मिलते हुए, आगे देखते हैं। ये डॉक्टर सुहेल एजाज खान, आगे देखते हैं। पुलिस क्लैश बिटवीन विद प्रोटेस्टर्स ओवर इंडोनेशिया लॉ चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ हुई है, जुडिशरी ने कोई अपना वर्डिक्ट सुनाया था, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने तुरंत उस वर्डिक्ट को बदल दिया, ठीक है, वो पार्लियामेंट में, वहाँ के पार्लियामेंट में। तो उसी की वजह से लोग जो है सड़क पे उतर चुके हैं। तो इस टाइप की चीज़ें भी बहुत सारी चल रही है इंडिया में भी। आप देख होंगे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में थोड़ी सी तनातनी बनी रहती है कभी कभी, ठीक है। बीच में बहुत सारे बयान भी आते हैं, पर फिर भी जो हमारी एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है काफ़ी मैच्योरिटी से उसे हैंडल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट फिर भी इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, इवन
डेवलप्ड कंट्रीज में भी सेम ही हाल है। अभी अमेरिका में भी यही बात चल रही है कि अब हम जुडिशरी को रिफॉर्म करेंगे, ठीक है। पर ये लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग रिफॉर्म करेंगे, जब हम लोग सेम चीज़ करें तो ये लोग बोलते हैं कि ये तो अंडरमाइन करने की कोशिश करें जुडिशरी को, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये जो इस टाइप की जो वर्डिंग्स है, ये वर्डिंग जो मैंने अभी आपको निकाल के दिया है कि जजेस हैं वो बहुत सारे स्कैंडल्स में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके डिसीजन अच्छे नहीं होते हैं, ये कहीं मैं किसी मैगजीन से नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैं किसी न्यूज़पेपर से बता रहा हूँ, ये वहाँ के व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूँ, ठीक है। जो वहाँ के प्रेसिडेंट का जो व्हाइट हाउस है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है, उसका मैंने कटआउट लगा रखा है। इसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जजेस के ऊपर स्कैंडल्स हैं, ये सब है, वो सब है, ठीक है, और हमें जुडिशरी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है। तो इंडिया में जब कुछ हो तो उसका बवाल मच जाता है, और जब अमेरिका में तो उसे रिफॉर्म कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। राइट टू डिस्कनेक्ट, ये क्या है? राइट टू डिस्कनेक्ट अभी कहाँ पे लॉ आया है? ये आया है ऑस्ट्रेलिया में, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है? राइट टू डिस्कनेक्ट है, नाम से ही पता होना चाहिए कि हमें डिस्कनेक्ट होना है। किससे डिस्कनेक्ट होना है? अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉय जो है पूरे दिन तो पहले ऑफिस का काम करेगा ही, ठीक है, फिर जब घर आएगा तो उसके पास भी मैसेज आते रहते हैं कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, घर से ये काम कर लो, घर से वो काम कर लो, ठीक है। तो एक तरीके का ये राइट दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के लोगों को कि वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। ये उनको अब लीगल राइट मिल चुका है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। इस टाइप का राइट ऑलरेडी फ्रांस और जर्मनी के जो सिटीजन है उन लोगों के पास अवेलेबल है, और भी यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज है, ठीक है। पर प्राइमरली फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गई, और अब ये ऑस्ट्रेलिया होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। कहाँ, किस साइड है? नॉर्थ ईस्ट साइड में। कितने माइल्स में है? 1500 माइल्स में, ठीक है। उसका नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक का डिस्टेंस मतलब कितना है, उसका लेंथ कितना है, वो चीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब है गई जतरा फेस्टिवल। गई जतरा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट कराया जाता है? ये सेलिब्रेट कराया जाता है नेपाल में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेपाल में सेलिब्रेट कराया जाता है, नाम से पता चल रहा होगा, ठीक है। इंडिया का नहीं है तो कहीं आसपास की किसी कंट्री का होगा, तो वो है नेपाल का गई जतरा फेस्टिवल, ठीक है। इसके बारे में कल मैंने एक और फेस्टिवल का नाम बताया था, वो मैंने आगे भी ऐड किया, वो हम देखेंगे। तो गई जतरा फेस्टिवल पर्टिकुलरली कौन सी कम्युनिटी इसे सेलिब्रेट करती है? नेवाड़ कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? इसमें उन लोगों को एक तरीके से जो भी पिछले एक साल में जिसने भी अपने घर वालों को खोया है या अपने क्लोज वन को खोया है, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल में। इसमें क्या होता है कि अलग अलग टाइप के ड्रेसेस पहन के लोग बाहर निकलते हैं और काउस को भी अपने साथ लेके चलते हैं। फिर जो भी फैमिलीज है जिन्होंने अपने क्लोज वंस को लास्ट के एक ईयर में खोया है, वो लोग क्या करते हैं? उनको कुछ ना कुछ पैसे ऑफर करते हैं, नहीं तो खाने पीने की चीज़ें ऑफर करते हैं, ठीक है। ये मान के चलते हैं कि ऐसा करने से जो उनके क्लोज वंस है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ठीक है। और ये कौन सी कम्युनिटी ये चीज़ परफॉर्म करती है, ये चीज़ सेलिब्रेट करती है? वो करती है नेवार कम्युनिटी। कहाँ की? नेपाल की। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इस बार कहाँ पे मनाया गया? इस पर मनाया गया काठमांडू दरबार स्क्वायर में, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? किंग प्रताप मल्ला से स्टार्ट हुआ था। किंग प्रताप मल्ला कब थे किंग? ये थे 1641 से लेके 1671 तक, ठीक है। उसके बाद ही गई जतरा फेस्टिवल बनाने लग गए, ठीक है। आगे देखते हैं। ये आप एक बार पिक्चर देख लीजिए तो आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब जो भी फैमिलीज है जिन्होंने अपने क्लोज वंस को खोया लास्ट के एक साल में, वो लोग कुछ ना कुछ इन काउस को, और जो लोग हैं इनके साथ जो जाते रहते घूमते रहते उनके साथ उनको ऑफर करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कल मैंने एक और नेपाल से रिलेटेड बताया था आपको, जनई पूर्णिमा के बारे में। ये चीज़ मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ। नेपाली ब्राह्मण इसको जनई पूर्णिमा ही कहते हैं, और नेवार कम्युनिटी जो कि गई जतरा फेस्टिवल मनाती है, ये इसे क्वाती पुन्ही कहते हैं, और तराई एरिया वाले जो हिंदू हैं वो क्या कहते हैं? इसे रक्षा बंधन कहते हैं, ठीक है। ये जनई पूर्णिमा क्या है? आप जनई से जनेऊ समझिए, ठीक है। जनेऊ को 6 अलग अलग टाइप के धागों से बनाया जाता है, ठीक है। उन 6 धागों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, एक ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे करके उनका कुछ सिग्निफिकेंस है। उसको एक साथ जोड़ के एक धागा बनाया जाता है, जनेऊ टाइप का बनाया जाता है, और वहाँ के मैन ये सब पहनते हैं जनई पूर्णिमा के दिन, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नेपाल के अंदर। नेपाली ब्राह्मण इसे जनई पूर्णिमा कहते हैं। नेवार कम्युनिटी क्वाती पुन्ही, और तराई वाले एरिया, तराई एरिया क्या होता है नेपाल का? जो नेपाल का ये जो बिहार से बॉर्डर टच कर रहा है, ये वाला जो एरिया है, इसे तराई एरिया कहते हैं, ठीक है, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ नेपाल है। और ये अराउंड 17% ऑफ लैंड कवर करता है। किसका? नेपाल का कवर करता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। श्रीलंका अनाउंसेस वीजा फ्री एक्सेस टू इंडियंस नेशनल फ्रॉम 34 अदर नेशन फ्रॉम अक्टूबर 31, ठीक है। अब श्रीलंका को भाई FDI चाहिए, ठीक है। उनको फॉरेक्स रिजर्व अपने बढ़ाने हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से टूरिज्म को भी सपोर्ट करें, उन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री देने का फैसला लिया है। टोटल 35 कंट्री के लोगों को
उसमें इंडिया भी उसमें से एक है, ठीक है। इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा, इंडिया के लोग भी काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं टूरिज्म में, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए अगले 6 महीने के लिए 35 देश के लोगों को उन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री लेने की बात कही है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही फिलहाल में कौन से देश ने अनाउंस किया है कि वो वीज़ा फ्री एंट्री देंगे इतने लोगों को, अराउंड 35 कंट्रीज़ के लोगों को। तो आपको पता होना चाहिए किसने, श्रीलंका ने, ठीक है। श्रीलंका में ही जाफना एरिया, और जाफना एरिया में ही जाफना एरिया में श्रीलंकन तमिल रहते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को सम अप करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।